बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हेपेटाइटिस के बारे में गुफ्तगू करते हैं। आज 28 जुलाई 2021 है और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस का दिन मनाया जा रहा है। हेपेटाइटिस के दिन मनाने का मतलब यह है कि हेपेटाइटिस में बारे में बताया जाए कि हेपेटाइटिस कितना फैल रहा है, हेपेटाइटिस क्यों फैल रहा है, हेपेटाइटिस के नुकसानात क्या है, ये कौन सी इतनी अहम बीमारी है जिसके लिए पूरी दुनिया मिलकर एक दिन मना रही है। इस तरह हम ईद का दिन मनाते हैं पिछले दिनों, तो इस तरह के बड़े बड़े दिन इसलिए मनाए जाते हैं कि उनकी कोई ख़ास अहमियत होती है। तो हेपेटाइटिस पूरी दुनिया के लिए एक वबाल जान बन गया है। इस वक्त अगर पूरी दुनिया में देखें तो कितने किस्म के हेपेटाइटिस हैं? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, और इन सब में ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो हेपेटाइटिस सी है। पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो 350 मिलियन के करीब हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं और उनमें से सिर्फ हेपेटाइटिस सी जो है वो 2015-16 के डाटा के मुताबिक 71 मिलियन है। आपको देखें कितना ज़्यादा है। और इसके अमराज, इसकी अमवात जो हैं सालाना लाखों के हिसाब से लोग मर जाते हैं और लाखों के हिसाब से ऐसी अमवात होती हैं जो मालूम ही नहीं होता कि हेपेटाइटिस सी से हैं। यानी आप सबको मालूम होना चाहिए कि टॉप मोस्ट जो अमवात की वजह है वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के बाद जो दूसरी बड़ी वजह है वो इन्फेक्शस डिजीज़, और तीसरी बड़ी वजह ये हादसात है। चौथी बड़ी वजह जो है वो कैंसर है। अब कैंसर भी ऐसा ऐसा बढ़ रहा है। कोरोना ने आके इन्फेक्शस डिजीज़ की अहमियत को और बढ़ा दिया। अब मैं हेपेटाइटिस सी के बारे में ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे कि हेपेटाइटिस सी ये बताऊंगा कि किन ज़रियों से फैलता है और किन ज़रियों से नहीं फैलता। हेपेटाइटिस सी है क्या? हेपेटाइटिस सी की डेफिनेशन ये करते हैं कि काला यरकान हमारे पाकिस्तान में जाना जाता है, उर्दू ज़बान में जाना जाता है, इसलिए कि जिस मरीज़ को हो जाता है उसकी डिसकलरेशन हो जाती है, काला कलर हो जाता है, ब्लैक कलर हो जाता है, डस्टी कलर हो जाता है, तांबे की तरह कलर हो जाता है, कॉपर की तरह कलर हो जाता है। तो इसलिए इसको, लेकिन साइंस की ज़बान में कि ऐसा यरकान हेपेटाइटिस, जिगर की इन्फ्लेमेशन को हेपेटाइटिस कहते हैं, ऐसी इन्फ्लेमेशन जो एक ख़ास वायरस से ज़रिए होती है, उस वायरस का नाम है हेपेटाइटिस सी। ये सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है। जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना, उसके दो स्टैंड्स होते हैं, हम पकड़ के जाते हैं, दो सीढ़ियों के स्टैंड होते हैं, ठीक है। और आप देखें बाज़ का मोटरसाइकिल को दो स्टैंड पे खड़ा किया जाता है, बाज़ को एक तरफ खड़ा जाता है, तो दो स्टैंड, ये सिंगल स्टैंडर्ड है। पूरी दुनिया का वायरसेस को तलबा को बताने के लिए कि ये एक डीएनए वायरसेस होते हैं और एक आरएनए वायरसेस होते हैं। डीएनए वायरस मुस्तकिल मिजाज होते हैं और उनके खिलाफ वैक्सीन बना दी जाती है, जैसे हेपेटाइटिस बी है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ये विटामिन डी, ये हेपेटाइटिस डी वायरस है, ये डीएनए वायरस है। इसके बाद आरएनए वायरसेस होते हैं। आरएनए वायरसेस में फिर सिंगल स्टैंडर्ड भी होते हैं और डबल स्टैंडर्ड। कोरोना भी सिंगल स्टैंडर्ड है और इस तरह हेपेटाइटिस सी की सिंगल स्टैंडर्ड हेपेटाइटिस है। फिर ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड है। पॉजिटिव सेंस का मतलब होता है कि इसके स्टैंड के अंदर, इसके जीन के अंदर एक चीज़ डली हुई है कि आपने प्रोलिफरेट कैसे करना है, अपने कपियाँ कैसे बनाने। तो इसने किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। आपने अक्सर सियासतदानों को सुना होगा कि मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लेता, यानी मैं पॉजिटिव सेंस खुद हूँ। इसी तरह ये वायरस भी किसी चीज़ से डिक्टेट नहीं लेता, ये डिक्टेशन, इसलिए ये पॉजिटिव सेंस होता है। एक बात, ये वायरस जब किसी बाहर जाता है, इंसान से, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर जाता है, तो वो 63 दिन तक जिंदा रहता है टेम्परेचर के हिसाब से। एक बात,
दूसरी बात ये कि ये इसकी वैक्सीन नहीं बनी, एक सवाल है वैक्सीन क्यों नहीं बन सकी। हेट्रोजीनियस, हर दफ़ा मैं अपनी क्लास में पढ़ा जाता हूँ। हेट्रोजीनियस का मतलब है जब इंसान इतना हेट्रोजीनियस है कि एक इंसान के एक सेल से दूसरे सेल में जाता है तो वह तब्दील हो चुका होता है। एक इंसान के अंदर जब हेपेटाइटिस सी प्रोलिफरेट कर रहा होता है तो वो ट्रिलियन के हिसाब से अपनी औलाद को पैदा करता है। एक हेपेटाइटिस सी एक इंसान के अंदर तकरीबन 10 खरब के करीब अपने बच्चे डेली पैदा करते हैं। आप खुद अंदाजा लें कि इसकी प्रोलिफरेशन कितनी है। ये हेपेटाइटिस सी की डेफिनेशन है कि ऐसे जिगर की इन्फ्लेमेशन जो हेपेटाइटिस सी वायरस से हो, आरएनए वायरस है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है। अब ये वायरसेस किन चीज़ों से फैलता है ये जहन में रखें। सबसे बड़ी वजह सिरिंज, शेयरिंग ऑफ द सिरिंज। हमने एक हेपेटाइटिस फोर्स बनाई थी, एंटी हेपेटाइटिस फोर्स तलबा की बनाई थी और वो माशाल्लाह बहुत पॉपुलर हो पूरे पाकिस्तान में फैली। हमारे कुछ अमेरिकन के दोस्त भी हैं, समीर शफ साहब ने बड़ी मेहनत की इसके बारे में और फिर इसके बाद हमारे और भी तलबा माशाल्लाह वो डॉक्टर बन गए हैं, उन्होंने इसको संभाला हुआ और एंटी हेपेटाइटिस फोर्स के तहत ये इसके कैंप करते हैं और अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं। अब तो इन्फेक्शस डिजीज़ का अपना एक इदारा भी पाकिस्तान में खोल रहे हैं जिससे मेन मकसद पाकिस्तान में इन्फेक्शस डिजीज़ को की अवेयरनेस को फैलाना है। सबसे बड़ी वजह बताई, शेयरिंग ऑफ द नीडल। अताइयों के यहाँ देखें, मेडिकल स्टोरों में देखें इंजेक्शन लग रहे हैं। पुराने ज़माने में ग्लास सिरिंज होती थी, एक सिरिंज सारे मरीजों को दिया जाता। 1990 से पहले तो हेपेटाइटिस सी का नाम ही नहीं था। जब मैं स्टूडेंट था, मेरी अगर पैथोलॉजी की किताब उठाकर देखें तो उसमें इसको नान भी कहा जाता था, इसका नाम नहीं दिया जाता था। फिर 1992-93 में मेरा ख्याल है कि पैथोलॉजी की रॉबिन बाई, तो उसमें इसका नाम हेपेटाइटिस सी, वो जो डिटेक्शन हुई पीसीआर के ज़रिए तो उसके ज़रिए इसका नाम दिया गया कि हेपेटाइटिस सी। तो सिरिंज शेयरिंग जो है, सिरिंज किसी लेवल पे भी हो, इसलिए नर्सेस को ये बताना चाहिए कि सिरिंज शेयरिंग नहीं करनी। पैरामेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर्स को देखना चाहिए। और प्राइवेट प्रैक्टिस जो कराई जाती है, देखिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में टीके लगते हैं। पूरी दुनिया में आबादी भी बड़ी है, 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में टीके लगते हैं। उसकी वजह से मरीज़ की एक साइकी है, जब तक टीका नहीं लगे मैं ठीक नहीं होऊंगा। इसलिए सिरिंज शेयरिंग से एहतियात अगर कर लें तो हेपेटाइटिस सी के फैलाव को बहुत कुछ रोक सकते हैं। एक बात। दूसरी बात है कि सिरिंज शेयरिंग, जब ये नशाई देखें, एक दूसरे को इंजेक्शन लगा रहा होता है, एक ही सिरिंज इस्तेमाल कर रही होती है, तो ये जो ड्रग जो यूज़र होते हैं, ड्रग यूज़र होते हैं, वो एक दूसरे को सिरिंज लगाते हैं, तो उससे भी ये भी सिरिंज शेयरिंग होती है। एक और बात बताऊं कि एक वायल है, उस वायल में अगर 10 सीसी इंजेक्शन है, उस 10 सीसी इंजेक्शन के अंदर आपको 10 मरीज़ों को लगाना है और अगर उसको आपने नीडल ऊपर दबा के रख देते हैं और फिर उससे निकाल के फिर दूसरे लगाते हैं, मरीज़ को दूसरे एक को दो, तो ये भी नहीं करना। 1 नीडल फॉर 1 पेशेंट, 1 वायल फॉर 1 पेशेंट। इसलिए एक सिरिंज या एक बची हुई ग्लूकोज की बोतल या इस तरह की कोई इंजेक्शन किसी को शेयर नहीं करना। अगर ये एहतियात कर लेते हैं तो हम हेपेटाइटिस सी से बच सकते हैं। हेपेटाइटिस बी भी इसी तरीके से फैलता है। फिर इसके बाद अनसेफ सेक्स, गैर जिनसी ताल्लुकात जिनको अल्लाह ताला ने मना किया हुआ है, कौम लूत के या होमोसेक्सुअलिटी, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक देखिए पुराने ज़माने में जब ट्रांसप्लांट किया जाता था या खून दिया जाता था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता था, उनकी स्क्रीनिंग नहीं होती थी। जब स्क्रीनिंग नहीं हो जाती थी तो हेपेटाइटिस उसके ज़रिए से। अब ये पाकिस्तान के अंदर ये लाजमी कर दिया गया है कि इन चीज़ों की स्क्रीनिंग होगी
तो फिर उसके बाद तो ये आर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड ट्रांसप्लांट, इसके ज़रिए से भी हेपेटाइटिस, डायलिसिस बड़ा कॉमन सा होता है, मरीज़ होता है, तो डायलिसिस के लिए भी एक अलहदा यूनिट बनना चाहिए जो हेपेटाइटिस वाले मरीज़ हो। हेपेटाइटिस सी के या बी के मरीज, उनके लिए अलहदा होना चाहिए, जो हेपेटाइटिस सी जो इनके अलावा उनके लिए अलहदा यूनिट बनाया जाए। तो डायलिसिस के ज़रिए से ये फैल, देखिए बाल की ट्रांसप्लांट होती है, नाक छिदवाया जाता है, ठीक है, कान छिदवाया जाता है, ये वो रिसोर्सेज, यानी इससे वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो इंस्ट्रूमेंट कई दफ़ा बार बार किया इस्तेमाल होता है। अगर इसकी स्टरलाइजेशन ना हो तो ये इन्फेक्शंस फैला सकता है हेपेटाइटिस सी। इसके अलावा आप देखते हैं कि देहात में दाई जब बच्चा पैदा करती है उसको नाड़ा काट रहे होते हैं, वो कैंची या ब्लेड या सीजर वो हमेशा शेयर करता है। इसी तरह बार्बर है, बार्बर जब अंडरशेव का बारबरा उस तरह या ब्रेजर कह दूँ आपको, वो शेयर हो जाए, अगर वो भी शेयर ना हो तो वो पानी शेयर हो जाता है, जो एक ही पानी अगर इस्तेमाल करें, देहातों में तो बड़ा होता है। तो इसलिए इन चीज़ों के ये रेज़र टैटू कराए जाते हैं स्किन के अंदर, वो टैटूइंग से भी। अच्छा, एक और बात है कि अगर माँ को है तो बच्चा जो उसके पेट के अंदर है उसको भी चांसेस है, कम चांसेस हैं लेकिन हो सकता है वर्टिकल ट्रांसमिशन। खामन से बीवी को, बीवी से खामन के अंदर चांसेस हैं, लेकिन रेगुलर और नॉर्मल जिनसी ताल्लुकात में इस तरह के चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अनयूजुअल। अनयूजुअल कहूँगा मैं, गैर जिनसी ताल्लुकात, अनयूजुअल अनफेयर ताल्लुकात जो हैं उससे यानी हेपेटाइटिस फैलता है, और उसको चूँकि छुपाया जाता है इसलिए हेपेटाइटिस का फैलाव ज़्यादा हो जाता है। अब किन चीज़ों से हेपेटाइटिस नहीं फैलता याद रखना है, माँ के दूध से नहीं फैलता, मरीज़ के पसीने से नहीं फैलता, मरीज़ के कपड़े धोने से या मरीज़ के कपड़े पहनने से नहीं होता, हाथ मिलाने से, हग करने से, मिलने से, किस करने से नहीं होता। हाँ, अगर एक औरत की या मर्द एक दूसरे की ज़बान चूसते हैं और एक को हेपेटाइटिस है तो दूसरे को हेपेटाइटिस हो जाएगा। तो ये जो सकिंग है, तो इससे भी होमोसेक्सुअलिटी में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह के अनयूजुअल सकिंग ऑफ द आर्गन्स जो है ना, इससे भी हेपेटाइटिस फैलने के चांसेस होते हैं। अच्छा, मरीज़ के बर्तन इस्तेमाल करने से नहीं होते, लेकिन मरीज़ के नेल कटर करने से होते हैं, मरीज़ का सीज़र इस्तेमाल, कैंची इस्तेमाल करने से होती है ये चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा जो मरीज़ के छींकने से, मरीज़ के हाथ मिलाने से, मरीज़ के इकट्ठा खाना खाने से, मरीज़ का पानी इस्तेमाल करने से, मरीज़ का कपड़ा इस्तेमाल करने से, मरीज़ के टॉयलेट इस्तेमाल करने से, शावर इस्तेमाल करने से, ये शेयर करने से, इनकी शेयरिंग से हेपेटाइटिस सी नहीं होता। अच्छा, ये वो चीज़ें मैंने बता दी जो हेपेटाइटिस सी जिनसे होता है और जिनसे नहीं होता। अब मैं क्योंकि पैथोलॉजिस्ट हूँ, पैथोलॉजी का एक बड़ा रोल है फिजिशियन के साथ मिल के कि इसको कंट्रोल करने में, इसकी प्रोग्नोसिस देखने में, मरीज़ का टेस्ट करना। क्या टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि इसको हेपेटाइटिस सी है, एंटी-HCV, यानी एंटी माने एंटीबॉडी कहते हैं हम, कि हेपेटाइटिस सी के खिलाफ एंटीबॉडी चेक करना बड़ा आम सा टेस्ट है। अगर किसी को मालूम हो जाए तो उसकी कंफर्मेशन के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो रहे हैं, आप उसके लिए इलाइसिस भी हो रहा है। तो ये एंटी-HCV जब पॉजिटिव हो जाता है, IgM या IgG में से कोई पॉजिटिव हो जाता है, तो फिर उसका PCR किया जाता है। PCR के 3 मराहिल हैं। एक क्वालिटेटिव, क्वालिटी मतलब ये है कि इसको हेपेटाइटिस सी है। एक बात, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि उसका वायरल लोड कितना है, सस्टेन्ड वायरल रिस्पांस को देखते हैं। जब एक फिजिशियन पैथोलॉजिस्ट के पास एक पेशेंट का सैंपल भेजता है और कहता है बताएं कि क्या इसके अंदर 3 माह के बाद जो वायरस का स्ट्रेन था वो कम हुआ है या नहीं हुआ, तो इसको क्वांटिटेटिव टेस्ट कहते हैं। क्वांटिटी मीन उसकी मिकदार कितनी बढ़ रही है, कम हो रही है। और एक और होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप से फिजिशियन को ये पता चलता है कि किस किस्म का जो वायरस है पाकिस्तान के अंदर
टाइप 3 है, और फिर इसके बाद ABC होता है। अमेरिका में टाइप 1 है, उनके फैलाने के तरीके और हैं, हमारे यहाँ ट्रांसमिशन के तरीके और हैं। हमारे अरब ममालिक के अंदर जो है ना ज़्यादातर हेपेटाइटिस C की टाइप 4 है। फार ईस्ट के अंदर जो है ना 4, 5, 6 इसकी कम से कम 6 से 7 टाइप्स हैं, फिर इसके बाद सब टाइप्स हैं। ये जीनोटाइप से किया जाता है इसका। अच्छा, इसके बाद और आपको मैं बताऊं कि ये जो वायरस है, ये जब इन्फेक्शन करता है तो एक अक्यूट फेज में आता है। जब अक्यूट फेज में आता है तो यरकान हो जाता है। यरकान होता है, इसको काला यरकान कहते हैं। काला यरकान इसलिए कहते हैं कि स्किन का कलर चेंज हो जाता है, तांबा की तरह हो जाता है। तो उसके लिए हम LFT लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। उस पर सबसे बड़ा बिलिरुबिन टेस्ट करते हैं। वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करते हैं कि उसके अंदर पहचानने के लिए कि लिवर इन्वॉल्व हो रहा है या कोई हेमोलिसिस हो रही है, उसी हिसाब से वो करते हैं, या कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। तो इस तरीके से बिलिरुबिन को चेक किया जाता है। फिर SGPT की जाती है। जैसे मैंने बताया कि वो वायरल लोड के लिए आपको PCR कराया जाता था, तो पुराने ज़माने के जो डॉक्टर्स थे वो इसका जब इसको नान भी कहा जा सकता था। जब मैं स्टूडेंट था उस ज़माने में, पैथोलॉजी की किताबों में इसका नाम नहीं था, मैं पहले इसको बता चुका हूँ। तो उसके लिए SGPT को देखा जाता था कि SGPT जब 45 इंटरनेशनल यूनिट नॉर्मल इससे ज़्यादा हो जाए, हो जाए, तो उसको 2 टाइम ज़्यादा हो जाए तो वो हेपेटाइटिस लिवर के उसके चांसेस होते हैं डैमेज होने के। फिर इसके बाद लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर टोटल प्रोटीन देखते हैं, AG रेशियो, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो देखते हैं। इसके अलावा APTT उसकी क्लॉटिंग फैक्टर चूँकि लिवर बना रहा होता है और लिवर मुतासिर हो रहा होता है, तो इसलिए उसके APTT देखी जाती है। अब ये जब क्रोनिक फेज में जाता है, 70% लोगों को क्रोनिक में चला जाता है, और क्रोनिक के बाद लिवर सिरोसिस होती है। सिरोसिस का मतलब सिकुड़ना, और वैसे उसका कलर तांबे की तरह हो जाता है। अगर लिवर को देख, नडुलर हो जाता है, वैसे स्मूथ होता है, बहुत खूबसूरत किस्म का लिवर होता है। आपको कलेजी खाते हैं हम, तो कलेजी का ये नडुलर हो जाता है। सिरोसिस जो होती है वह कम हो जाता है। तो सिरोसिस के लिए हम इसके टेस्ट और करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, SIT भी चेक की जाती है। और इसके बाद SIT इसलिए पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है, तो बैकवर्ड प्रेशर की वजह से SIT हो जाती है। तो SIT के साथ जो है ना पेट पानी फूल जाता है, उसको बार बार उसका भी इलाज किया जाता है, उसको पानी निकाला जाता है या वो किया जाता है। तो इससे स्प्लीन बढ़ जाती है। जब स्प्लीन बढ़ जाती है तो हमारे प्लेटलेट को मारना शुरू हो जाती है। तो हम CBC कराते हैं। CBC में एक तो एनीमिया चेक करते हैं, दूसरा उसका प्लेटलेट को वो करते हैं। तो जैसे जैसे इसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाती हैं, फिर एक और स्टेज आती है जिसको हेपेटोएनकेफेलोपैथी कहते हैं। यानी वो जो जहर है वो हमारे आम हालात में तो मेटाबोलाइज हो रहा होता है, लिवर उसको मेटाबोलाइज कर रहा होता है, लेकिन जब उसकी मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं हो रही होती तो वो अमोनिया जो है हमारे दिमाग की तरफ जाता है, तो हमारे दिमाग को मुतासर करता है। तो हेपेटोएनकेफेलोपैथी, उसको दौरे पड़ते हैं, फिट्स पड़ते हैं उसके अंदर मरीज़ को। तो उसके लिए उस मज़ीद डिफरेंट किस्म के हम और टेस्ट कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी उसके अंदर करते हैं। एनकेफेलोपैथी को थोड़ा सा बता दूं। एनकेफेलोपैथी में जो है जो फिट्स बताया, तो उसके साथ साथ मरीज़ के अंदर चूँकि सिरोसिस हो रही होती है, तो उसमें उसका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है। अब SIT के साथ साथ आप मरीज़ को देखें कि मरीज़ के साइन सिम्टम वेरिएबल होते हैं। ये एक अच्छा फिजिशियन बता सकता है कि फिजिशियन का है, लेकिन एक किताबी नॉलेज के हिसाब से वो कुछ नहीं हो सकता जो मैं आपको बताऊं। लेकिन मरीज़ अक्सर ये देखता है कि जी भूख बंद है, वज़न कम हो रहा है, कलर तब्दील हो रहा है, मतली आती है, वज़न वो अपना हमारा वज़न गिर रहा है, खून की उल्टियाँ आ जाती हैं जब उसको, इसलिए कि इसोफेजियल वेरिसेस हमारी इसोफेगस के अंदर जो खून की नाली हैं वो फूल जाती हैं, जब इसोफेजियल वेरिसेस कहते हैं। फिर हेमराइड्स होते हैं खून के अंदर, पखाने के अंदर पेशाब खून आता है, पखाने के अंदर खून आ जाता है, तो उसको हेमराइड्स हो जाते हैं। ये हमारे अम्बलाइकस के इर्द गिर्द जो नालियाँ ये फैल जाती हैं, कैपेटोमोटोसा हो जाती है। इस तरह स्पाइडर सी बन जाती हैं, वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, पामर एरिथीमा होता है फेस के अंदर भी पास का।
तो ये उसके मुख्तलिफ अपना सिरोसिस के वो अपना साइन सिम्टम है कि किस तरीके से वो हो जाता है। इसके हिपैटिक कॉम्प्लिकेशंस में क्या बताया आपको, हेपेटिक फेलियर अक्यूट सिरोसिस, और इसके बाद 25 से 30 साल लग जाता है कि उसके अंदर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ज़्यादा है। ज़्यादा लोग हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा से मर रहे हैं। मैंने देखा है पाकिस्तान के अंदर जो हेपेटाइटिस सिरोसिस की, हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की वजह हेपेटाइटिस सी है। यूरोप के अंदर देखा जाए तो अल्कोहल है। तो उसके लिए अब आप घबराएं इसलिए नहीं है कि इसका इलाज आ गया, अगर इसकी वैक्सीन नहीं आई, इलाज आ गया। वे इलाज के मुख्तलिफ मरले हैं। पहले हम इसकी क्योंकि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो 99 से पहले पहले इंटरफेरान दिया जाता है। इंटरफेरान की अपनी कॉम्प्लिकेशन, वो फीवर होता था, वेट कम हो जाए, एक पूरी कीमोथेरापी होती थी और वो 6 माह के लिए दी जाती थी। बड़ा लंबा इलाज होता था, रिलैप्स हो जाता, कम इधर मुकम्मल हुआ रिलैप्स हो जाता था, फिर और मैंने कि तवज्जो और तरक्की हुई, साइंस ने इसके खिलाफ और तवज्जो तरक्की की, तो एक रेबाविरिन ईजाद हुई। उसकी कॉम्प्लिकेशन ये थी कि अगर प्रेग्नेंट मदर को दी जाती तो टेराटोजेनिक इफेक्ट था, उसके बच्चे के इस मुतासर होने का चांसेस। तो इसलिए एक एडवाइस की जाती थी कि जिसको वो अपना हेपेटाइटिस सी हो उसको बच्चा पैदा ना करे। फिर और तरक्की हुई तो उसके बाद पैक इंटरफेरान आया, उसको अकेले दिया जाता तो 10 से 12% तक इलाज होता, पहले लैप्स। इसके बाद उन्होंने ये किया कि पैक के साथ रेबरविन 3 दिन वो दिया जाता था और 3 दिन के वक्फे में, और उसके दरमियान में रेबाविरिन दी जाती। तो इन दोनों को मिला के जो प्रोग्नोसिस थी वो कम अज़ कम 50%। अब साइंस ने बहुत तरक्की की है और एक अच्छी सी ड्रग जो उसके वायरस के जो प्रोलिफरेशन करने की एंजाइम है उनके खिलाफ, पॉलीमरेज के खिलाफ या वायरस की प्रोटीएजेस को रोकने के खिलाफ, वो एंजाइम जो वायरस को दरकार होती हैं प्रोलिफरेशन करने के लिए, उनको नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहते हैं। नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1, 2, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 3, 4, 5, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो इनके खिलाफ ये वो एंजाइम होती हैं जो हेल्प करती हैं वायरस को प्रोलिफरेट करने। अब इसके खिलाफ एक ड्रग तैयार की गई है, उसका जेनरिक नेम बताता हूँ क्योंकि आपने फिजिशियन को मिलना है, अताई डॉक्टर के पास नहीं जाना, सेल्फ वैक्सीन वो नहीं करना, इस ड्रग को खुद शुरू नहीं करना। इसके अपने भी वो महंगी है, बहुत महंगी। पहले ज़माने में तो $1,000 की थी। अब हुकूमत पाकिस्तान इसको फ्री मुहैया कर रही है हर सेंटर में। सोफास ब्यूवेयर एक ड्रग है, SOFOSBUVIR। ये 3 माह के लिए दी जाती है, 400 मिलीग्राम की मेडिसिन है और एक दफ़ा दी जाती है। तो ये वो चीज़ें थी, तो हमें एहतियात करनी चाहिए। एहतियात करेंगे तो हमें इतनी अद्वियात से भी बचेंगे और इंशाल्लाह हेपेटाइटिस वायरस से भी बचेंगे। ना सिर्फ खुद बचेंगे, अपने मुल्क को बचाएंगे। और मेक यूर पाकिस्तान हेपेटाइटिस फ्री। थैंक यू वेरी मच।